हौसला वो मंजर भी आएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। फ्रेंड्स, आज से आप सभी को पता ही होगा कि हम सभी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो है दोस्तों न्यू पैटर्न के आधार पर जो आरपीएफ अभी एसआई हुई है उसके आधार पर आज हम टॉप 100 जी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कितने फ्रेंड? आज टॉप 100 जी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आरपीएफ एसआई के पैटर्न पर ही आधारित है। जिस प्रकार आप सभी के आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर आज आरपीएफ कांस्टेबल के लिए टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। अब डेली दोस्तों आप सभी को आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदी है? कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? कोयना नदी जो है दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ये आप याद रखिएगा। चलिए गोदावरी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बनते हैं इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब दोस्तों आप सभी से पूछा गया गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, जब यह पूछ सकता है तो यहाँ से कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, ये आपसे से पूछा जा सकता है। तो पूरा जो है, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, परवल, मंजीरा, मनियर, पेनगंगा, वर्धा और बेनगंगा, ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बारे में कुछ खास बातें जो हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे भी देख लेते हैं। गोदावरी नदी के बारे में कुछ खास बातें जो हैं इसे देखते हैं। गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। और देखते हैं, यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, ये आपसे इसे पूछे तो महाराष्ट्र के त्रिबेकेश्वर से जो है गोदावरी नदी निकलती है। यह नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। गोदावरी नदी को बृहद्गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी पर बने कुछ जो महत्वपूर्ण बांध है उन्हें भी देख लेते हैं। जरकवाड़ी बांध है, गंगापुर बांध है, बवली परियोजना है और श्री राम सागर बांध जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। यहाँ से दोस्तों गोदावरी से कुल इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। हम दोस्तों जो भी क्वेश्चन करेंगे वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को एक ही क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अटॉर्नी जनरल जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये आपसे से पूछा गया है। तो अनुच्छेद 76 से अटॉर्नी जनरल जो है संबंधित है। इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। भारतीय अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने योग्य की व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त करते हैं। अर्थात यहाँ यह कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल वही व्यक्ति बन सकता है जिसे जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कानून आता हो। उसी को दोस्तों अनुच्छेद 76 के अनुसार हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अटॉर्नी जनरल नियुक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष उस समय कौन बनाए गए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं उन्हें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए आगे देखते हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने
त्यागी थी, ये आपसे से पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी RPFSI में भी पूछा गया था, MTS में भी पूछा गया था। MTS के दोस्तों जो है 30 अक्टूबर को दोस्तों सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी। ऑप्शन में जो था रविन्द्रनाथ टैगोर था, सुभाष चंद्र बोस था, और महात्मा गांधी था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो राइट आंसर क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत से लोग क्या करते हैं, महात्मा गांधी को टिक कर देते हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स सही नहीं है। नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद जो है ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है, तो हार्दिक पांड्या जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नायब सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नायब सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो हरियाणा के जो है नायब सैनी जो है मुख्यमंत्री हैं। आगे देखते हैं, नरेंद्र मोदी यूक्रेन कब गए थे, तो 23 अगस्त 2024 को दोस्तों नरेंद्र मोदी जो है यूक्रेन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यसभा से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा से संबंधित है, तो अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा से संबंधित है। बात कर लेंगे राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250 सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 238 सदस्य जो होते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुनाव लड़कर जो है अपने सीट को ग्रहण करते हैं। यहाँ से यह एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगर बात करें संसद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 79 में किया गया है। लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 81 में किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो जो राइट आंसर क्या है, केरल है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। बात कर लें कितनी थी, तो केरल की साक्षरता दर जो है फ्रेंड्स वो 93.93% जो है केरल की साक्षरता दर है। केरल के बाद लक्षद्वीप और मिजोरम अधिक साक्षर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को मिला। अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को मिला, तो 26 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है। ये आप याद रखिएगा। कब मिला था, तो 9 जनवरी 2024 को हमारे देश भारत की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है, ये आपसे सीधे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है, किशोर मकवान जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने युवाओं को भत्ता देने के लिए कहा। किस राज्य ने युवाओं को भत्ता देने के लिए कहा है, तो राइट आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलार्गा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो राइट आंसर क्या है, द्विपक्षीय अभ्यास जो है समुद्र अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का मुख्य सेनापति कौन था। मोहम्मद गौरी का मुख्य सेनापति कौन था, तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का मुख्य सेनापति था। इसके बारे में और देखते हैं, मोहम्मद गौरी के मुख्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था, ये भी आप याद रखिएगा, इसलिए 1206 में
उसके निधन के बाद ऐबक शासक बना। यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में। उसके बाद शासक कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था? तो इल्तुतमिश था। भारत में कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसने पूरा कराया था? यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी से जुड़े कुछ पॉइंट जो हैं इन्हें भी देखते हैं। मोहम्मद गौरी 1173 से 1202 तक जो है गौरिद साम्राज्य का सुल्तान था। मोहम्मद गौरी ने 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने छल से पृथ्वीराज चौहान को हराया। मतलब कहा यह जा रहा है कि पहले युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन दूसरे युद्ध में जो 1192 में हुआ तराइन का, उसमें छल से जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उसे अपने साथ गजनी ले गया था। मतलब पृथ्वीराज चौहान को कहाँ ले गया था? गजनी ले गया था। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारतीय इतिहास में पहली बार तुर्की शासन शुरू हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि तुर्की शासन की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे लड़ाई के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल 1191 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो अभी आप सभी ने देखा कौन सी लड़ी गई थी? तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई थी। इसमें जीत किसकी हुई थी? पराजय किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और पराजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 24 है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदानों या किसी खतरनाक स्थान पर काम नहीं करने दे। मतलब यहाँ कहा यह जा रहा है जो अनुच्छेद 24 जो है उसके अनुसार यह कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी खतरनाक स्थान पर या फिर किसी फैक्ट्री में या फिर किसी कारखाने में काम नहीं करेंगे। ऐसा अनुच्छेद जो है 24 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या कहा जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। बात कर लें कि जो मंत्रिमंडल होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अगर बात कर लें कि जो मंत्रिपरिषद है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 73 में किया गया है। किस लिए बनाया गया है? तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। या किस में कहा गया है कि मंत्री जो परिषद होगा उसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री का। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 73 में कहा गया है। अनुच्छेद 74 में किससे संबंधित है? अनुच्छेद 74 में फ्रेंड्स यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे वो जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 74 में ऐसा कहा गया है। ये दोनों अनुच्छेद आप याद रख सकते हैं। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के लिए स्मारक हैं? तो ये मृत व्यक्ति के मृत व्यक्ति की याद में जो है बीबी का मकबरा, ताजमहल, एतमाद उद दौला इन सभी स्मारकों का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक जो है वो किसका उत्तराधिकारी था? ये आपसे से पूछा गया है। तो बिंदुसार का ये उत्तराधिकारी था। बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बात करें कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किस सम्राट को हराकर की थी? तो घनानंद को हराकर की थी। घनानंद किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का यह शासक था। ये इतने पॉइंट आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 को भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था। इसमें क्या जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलर एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था?
रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में रोलेट एक्ट को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब बात करनी है रोलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था या फिर कौन सी घटना हुई थी? तो रोलेट एक्ट के विरोध में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। इसमें काफ़ी निर्दोष भारतीयों की जान गई थी। किसके कहने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाई गई थी? तो जनरल डायर के कहने पर गोली चलाई गई थी। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो राइट आंसर क्या है? अपने घोड़े को। इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक इनके घोड़े का नाम था। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सर एडवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित था? तो लोथल में स्थित था। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक जैन धर्म में महावीर को माना जाता है। नेक्स्ट, भारत के दोस्तों मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? मगध के उत्थान में निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार जो है ये मगध के उत्थान में जो है उत्तरदायी है। बिंबिसार ने राज विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो विवाह नीति को अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो IPL कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? IPL, जो अभी शुरू होने वाला है। IPL में फ्रेंड्स आप किस टीम की तरफ से रहते हैं? CSK, MI या फिर दोस्तों RCB? इसका यह दोस्तों जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस टीम के ज़्यादा फैन हैं। RCB के हैं, CSK के हैं, MI के हैं या फिर आप किस टीम के हैं? ये भी आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति हैं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त हुआ था। अगर बात करें सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था? तो 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न प्राप्त हुआ था और ये प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में इसरो के हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट, संसद में कौन सा 2 हाउसेस होता है? तो एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। लोकसभा का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में किया गया है और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक जो हैं वाल्मीकि जी हैं। रामायण किस भाषा में लिखा गया था वाल्मीकि के द्वारा? तो संस्कृत में लिखा गया था। ये भी आप याद रखिएगा। रामायण में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। ये भी आप याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो राइट आंसर क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाएँ हैं। शुरुआत में कितनी थी? तो 14 भाषाएँ थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? आबादी की बात करें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। बात करें जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य जो है राजस्थान है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है, मतलब पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आप याद रखें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स अब डेली बेसिस आप सभी को 4 PM को RPF कांस्टेबल की GK GS की क्लास मिलने वाली है। ऐसी क्लास होगी दोस्तों जो आप सभी के एग्जाम में रामबाण साबित होने वाली है। अगर आप सभी डेली GK GS की यह क्लास ले लेते हैं तो GK GS का एक भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप सभी को क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आप एक बार वीडियो देखें, एक बार जो है दोस्तों PDF से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप सभी का एक एक क्वेश्चन जो है याद हो रहे, ताकि आप सभी के एग्ज़ाम हॉल में जब क्वेश्चन आए तो आप सभी की जो है आंखें खिल जाएं, आप सभी को देखकर लगे हाँ मैंने जो पढ़ा है वही आया है। इसलिए आप सभी डेली बेसिस पर जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन्हें आप याद करके तैयार कीजिएगा। वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो दोबारा उसे ज़रूर देखें, ताकि आप सभी को एक एक क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए। अगर आप सभी को GK GS की किसी भी पोर्शन में स्टैटिक GK हो गया दोस्तों, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गई, किसी भी दोस्तों सब्जेक्ट में GK GS में अगर आप सभी को दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर बताएं, ताकि उस सब्जेक्ट को दोस्तों आपकी उस सब्जेक्ट में आपकी जो दिक्कत है उसे मैं दूर कर पाऊँ, ताकि आप सभी के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप सभी का मिस ना हो। इस बार सिलेक्शन जरूर लेना है, इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख के जो भी आप सभी की सुझाव हो दोस्तों, जिसमें आपको दिक्कत हो या कोई आप सभी की शिकायत हो वीडियो से लेकर, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।